अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान जो टैरिफ्स की जंग शुरू हो गई है उसका आगे चल के क्या होगा और इसका बेनिफिशियरी कौन होगा और इसमें नुकसान में कौन रहेगा और इसके अलावा इमिग्रेशन पर इसके क्या असरात होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। सबसे पहले मैं एक कमेंट का जिक्र करता चलूं जो पिछले दिनों मेरी एक वीडियो पर किया गया कि चूँकि अब कनाडा में इमिग्रेशन बंद हो गई है और अब आइंदा इमिग्रेशन नहीं हो पाएगी कनाडा में, तो इसलिए मैंने यूनाइटेड स्टेट्स पर वीडियो बनानी शुरू कर दी है। जो लोग कनाडा को समझते हैं या इमिग्रेशन के मामलात को थोड़ी बहुत भी सूझबूझ रखते हैं वो ये जानते हैं कि अगर आने वाले वक्त में किसी मुल्क में इमिग्रेशन हो पाएगी तो वो कनाडा ही होगा। तो आप ये जहन में रखें कि आने वाले वक्त में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल अगर किसी मुल्क में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, किसी अच्छे मुल्क में अगर इमिग्रेशन का स्कोप रहेगा तो वो कनाडा ही रहेगा। तरतीब बदलेगी, बदलती रहेगी, कवानीन बदलते रहेंगे, मुश्किलात आती रहेंगी, नशेब फराज आते रहेंगे, लेकिन अगर स्कोप किसी मुल्क में इमिग्रेशन का रहेगा, मैं ये फिर बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, न्यूजीलैंड या कनाडा में, तो वो कनाडा ही होगा। हाँ, अलबत्ता ये मैं बताता चलूँ कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स पर या यूके पर कभी कभार वीडियो बनाता हूँ, वो भी उसकी वजह यह है कि जब वहाँ से लोगों का बहुत इसरार आता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो बजाय वन बाय वन उन क्वेश्चंस को आंसर करने के मैं कोशिश करता हूँ कि उसका आंसर एक वीडियो बनाकर कर दिया जाए ताकि उन लोगों की जो वहाँ से भी देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से, यूके से या किसी और कंट्री से, उन लोगों को भी उस मालूमात का फ़ायदा हो सके। तो बैक टू द पॉइंट के कनाडा और यूएस में ट्रेड वॉर का आगाज़ हो गया है, टैरिफ वॉर का आगाज़ हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऐलान कर दिया है, जैसा कि ट्रंप साहब ने पहले भी कहा था, उन्होंने कनाडा पर, मेक्सिको पर और चाइना पर टैरिफ्स लगा दिए हैं। कनाडा पर बिलखसूस मैं जिक्र करूंगा क्योंकि कनाडा मेरा हमेशा से टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है। तो कनाडा पर उन्होंने मोस्टली चीज़ों पर 25% टैक्स लगा दिया है। सिर्फ जो एनर्जी सेक्टर है या जिसे ऑयल एंड गैस कह सकते हैं उस पर उन्होंने 10% टैरिफ लगाया है। और जवाबन कनाडा ने भी उनकी काफ़ी सारी चीज़ों पर टैरिफ्स लगा दिए हैं और कुछ चीज़ों पर उन्होंने कहा है कि वो 21-22 दिन के बाद टैरिफ लगा देंगे। तो एक आगाज़ हो गया है, एक जंग का आगाज़ हो गया है जिसे टैरिफ की जंग कहा जाता है। लेकिन क्या ये वो टैरिफ की जंग है जिससे कनाडा को घुटनों पे ला के 51 स्टेट बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं। कनाडा कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स की 51st स्टेट नहीं बनेगा, भले कुछ हो जाए, और मैं उसकी वजूहत भी अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? पहले तो ये समझें कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कनाडा ने यूनाइटेड स्टेट्स को पे करना है 25% या 10%। ये एक ऐसी चीज़ है, इसको आप यूँ समझ लें कि अगर 100 रुपये की चीज़ कनाडा से बन के वो 100 रुपये की चीज़ यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों को मिल रही थी, तो अब वो 125 रुपये की मिलेगी। अब ये 25 रुपये ऊपर वाले जो हैं ये गवर्नमेंट को जाएंगे और ये पे कौन करेगा? ये वो बंदा या ये वो कंपनी पे करेगी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में चीज़ों को मंगवा रही है। इसी तरह अगर कनाडा लगा रहा है टैरिफ, तो कैनेडियन कंपनी या कैनेडियन वो लोग पे करेंगे जो उन चीज़ों को यूनाइटेड स्टेट्स से मंगवा रहे हैं। अब इससे नुकसान क्या होगा? कनाडा का क्या नुकसान है और यूनाइटेड स्टेट्स का क्या नुकसान है? टैरिफ भाई उनके अपने लोगों ने पैसे देने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अपने ही लोगों ने, कंज्यूमर ने प्राइस पे करनी है 25% एक्स्ट्रा, या फिर उनके किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने पे करनी है जो चीज़ें कनाडा से मंगवा रहे हैं। तो कनाडा का नुकसान कैसे है? अगर ये टैरिफ्स कोई और मुल्क लगाता तो शायद ये इतने इफेक्टिव नहीं हो सकते थे। यूनाइटेड स्टेट्स, याद रखें, यूनाइटेड स्टेट्स एक ऐसा मुल्क है जिनके पास लोग भी हैं, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं, पैसा भी है। तो ये उन ममालिक में से है जो रातों रात बिजनेस खड़े कर सकते हैं। अब होना यह है कि जो चीज़ 100 रुपये वाली चीज़ 125 रुपये की अमेरिकन को मिलेगी, अगर वो अमेरिकन बिजनेसेस उसके मुकाबले में उन्हीं चीज़ों का मुतबादल उनको
डॉलर में दे देते हैं या $110 में या इवन $124 में भी देते हैं, तो डेफिनेटली $1 सस्ती होगी चीज़, तो इनकी अमेरिकन की चीज़ ज़्यादा बिकेगी। और काफ़ी सारे बिजनेसेस जो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं, जब वो देखेंगे कि हमारी चीज़ अब महंगी होगी और नहीं बिक रही, तो वो वहाँ से बिजनेस निकालेंगे या उठाएंगे या वाइंड अप करेंगे और बिजनेस अपना अमेरिका में ले आएंगे। चूँकि अमेरिका की इकॉनमी बहुत बड़ी है, कंज्यूमर मार्केट है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि एकदम से तो नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में जो ऑटो इंडस्ट्री ऑटोवा में लगी हुई है या वो ऑटो इंडस्ट्री जो ओंटारियो में लगी हुई है, ये कनाडा के मुख्तलिफ इलाकों में लगी हुई है, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में लगी हुई है, कोई भी फैक्ट्री जड़ेगा, जब उनकी चीज़ महंगी हो जाएगी तो डेफिनेटली वो वहाँ से अपना बिजनेस लपेटेंगे और वो अमेरिका में आ जाएंगे। और उसका अल्टीमेट नुकसान ये होगा कि जो जॉब्स कैनेडियंस को मिल रही हैं वो जॉब्स उनकी वो जॉबलेस हो जाएंगे और वो जॉब्स फिर अमेरिकन को मिलेंगी। अच्छा, अमेरिकन को फॉर द टाइम बिंग इस चीज़ का बेनिफिट नहीं होगा। लाजमी बात है, जो कंज्यूमर $100 पे कर रहा था वो $125 उसी चीज़ के, बल्कि समटाइम्स उसको हो सकता है कि 125 की बजाय 130 या $135 उसी चीज़ का पे करना पड़े, क्योंकि जब प्राइस हाइक होती है तो वो 25 तक नहीं रहती, वो 30-35% तक चली जाती होती है, क्योंकि फिर मिडिल के लोग उसका बेनिफिट ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियली चीज़ें उनको महंगी मिलेंगी और बाद में उनको जॉब्स की ऑप्शंस उनके पास बढ़ जाएगी। अब क्या कनाडा इससे घुटनों पर आ जाएगा? कनाडा मजबूर हो जाएगा? कनाडा के पास याद रखें इस वक्त जो वो चीज़ें मौजूद हैं वो हैं क्रिटिकल मिनरल्स। उसमें ऑयल एंड गैस का मैंने जिक्र कर दिया, इसके अलावा भी ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी ज़रूरत है और जिनका ऑल्टरनेटिव इतना आसान नहीं है। ऑयल एंड गैस का भी ऑल्टरनेटिव अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका और कनाडा का एक बड़ा ही ज़बरदस्त इंटीग्रेटेड किस्म की इनकी इकॉनमी थी और जो ऑयल कनाडा में प्रोड्यूस होता था उसी की तर्ज पे फैक्ट्रीज या उसी की तर्ज पे रिफाइनरीज जो हैं वो अमेरिका में लगी हुई हैं, तो उनका भी एकदम से स्विच करना इतना आसान काम नहीं होगा। इनके लिए ऑल्टरनेटिव्स देखना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अमेरिका याद रखें कि कनाडा के पास इस टाइम सोना उठाया हुआ है, तेल की सूरत में, गैस की सूरत में सोना है, और अगर आपके पास सोना उठाया हुआ हो तो सियाने यही कहते हैं कि आपको इसके खरीदार मिल ही जाते हैं। पैसे हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन अगर आपके पास सोना उठाया हुआ है तो आपको इसके खरीदार मिल ही जाएंगे। और कनाडा के पास इस वक्त सोना है। इस वक्त सोने से मुराद यह है कि तेल सोना है। उसके अलावा क्रिटिकल, मैंने जैसा कि बताया कि मिनरल्स हैं, पोटाश है, इसके अलावा एलुमिनियम है, इसके अलावा इनके पास और बहुत से ऐसे प्लाटिनियम है, यूरेनियम है और काफ़ी सारे ऐसी धातें हैं जो इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। तो कनाडा को भी अपने दूसरे ख़रीदार मिल जाएंगे। वक्ती कैनेडियंस को भी पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा मनी, क्योंकि जब कैनेडियंस पे प्रोडक्ट्स पे जो कि वहाँ से अमेरिका से आ रही हैं उन प्रोडक्ट्स पे जब ये टैरिफ्स लगाएंगे तो 25% वो भी कैनेडियंस को चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो एक महंगाई का तूफ़ान मंगल 4 फरवरी 2025 से स्टार्ट होने वाला है दोनों मुल्कों में, और दोनों मुल्कों की आवाम इसमें काफ़ी सफ़र करेगी। अमेरिका का बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होगा, कनाडा का बेनिफिट थोड़ा कम होगा, क्योंकि कनाडा की जितनी भी पाइपलाइंस हैं वो ये समझे अमेरिका में की तरफ ही उनके रुख हैं और अमेरिका में ही ज़्यादा वो चलती हैं, वो इन हुई हुई हैं। बल्कि काफ़ी सारे तो ऐसी पाइपलाइंस हैं जो कि अमेरिका में दाखिल होकर दोबारा फिर कनाडा में दाखिल होती हैं वो शॉर्टकट बचाने के लिए, तो अपने मुल्क को भी सप्लाई देने के लिए पाइपलाइंस इन्होंने अमेरिका में रखी हुई थी, यानी कि ऑल एग्स इन वन बास्केट थे। लेकिन कनाडा को इन 25% के टैरिफ से 51वीं स्टेट बनाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ट्रंप साहब को, जो सदर हैं अमेरिका के, उनको और भी मेजर्स लेने पड़ेंगे और भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसमें हो सकता है कि उनको मुकम्मल वहाँ से बरामदात, कनाडा से बरामदात पर पाबंदी आयद करनी पड़े और दरामदात पर पाबंदी आयद करनी पड़े और कुछ ऐसे कोई एम्बार्गोज लगाने पड़े कि भाई कोई भी चीज़ इधर की उधर ना जा सके या उधर की इधर। इस किस्म के अगर स्टेप्स वो लेते हैं तो फिर कनाडा को मजबूर किया जा सकता है आने वाले वक्तों में। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कनाडा कितनी जल्दी अपने एनर्जी के खरीदारों को ढूंढता है यूरोप में
और ये भी याद रखें कि अमेरिका ने जो ट्रेड वार स्टार्ट की है, अमेरिका चाइना, मैक्सिको और कनाडा के ख़िलाफ़, ये खाली यहीं तक नहीं है, इसके अलावा भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है और कर रहे हैं। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी थ्रेट दिया है कि वो उन पर भी टैरिफ्स लगाएंगे, और यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ अगर लगते हैं तो वो भी कोई आसान टैरिफ्स नहीं होंगे, वो उन लोगों के लिए भी जॉब्स में बड़ी मुश्किल होगी। तो आने वाले दिनों में इसके इमिग्रेशन पर क्या असरात पड़ेंगे? याद रखें कि अगर कनाडा से बाहर अगर इस टाइम कोई बंदा कहता है जी कि मुझको वर्क परमिट मिल गया है, मुफ्त में वर्क परमिट मिल गया है, तो ये समझें कि ये ना होने वाली बातें हैं। कनाडा में ऑलरेडी जॉब लॉस होने जा रहा है, और ये आम जॉब्स और जॉब्स लॉस नहीं होने जा रही, या आम जॉब्स नहीं निकलने वाली कैनेडियंस के हाथों में। ये टॉप जॉब्स हैं जो कि ऑटो इंडस्ट्री में है, और मुख्तलिफ इंडस्ट्री में जॉब्स जो है वो लूज़ करने जा रहे हैं कैनेडियंस। और ये जॉब्स मैंने फिर बताया कि ये टॉप जॉब्स हैं, तो इन लोगों ने कहीं, और एक अंदाजे के मुताबिक ये कोई हज़ारों जॉब्स नहीं, ये लाखों जॉब्स हैं जो कि जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कनाडा की तरफ से चली जाएंगी। तो इस वक्त अगर कोई बंदा आपको ये कहता है जी कि कनाडा से वर्क परमिट आपको मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, इवन के पैसों का भी मिल जाएगा, तो ये सब झूठ है और इस पर आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि विज़िट वीज़ा के हवाले से जो लोग विज़िट पे आना चाहते हैं उनके लिए किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी चीज़ों को ऑर्डर में रखें और वो विज़िट कर सकते हैं। कनाडा अपने आप को उम्मीद है कि थोड़ा सा ओपन करेगा विजिटर्स के लिए, क्योंकि वो अपने साथ एक अच्छा ज़र मुबादला लेके आते हैं, अच्छा डॉलर्स लेके आते हैं जो स्पेंड करते हैं, और उससे भी इनकी इकॉनमी जो है वो काफ़ी हद तक बेहतरी आती है, उसमें इकॉनमी मूव करती है। तो कनाडा चांस ये है कि विजिटर वीज़ा पर जो इनका इस टाइम इन्होंने स्टांस रखा हुआ है उसको लूज़ करने के चांसेस हैं, और आप एज ए विजिटर आ सकते हैं, आप कनाडा को घूम फिर सकते हैं। बाकी जो एक्सप्रेस एंट्री है, एक्सप्रेस एंट्री का भी पूल रहेगा, और मैं फिर बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में भी अगर किसी मुल्क में इमिग्रेशन हो सकेगी तो वो कनाडा ही होगा। चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, लेकिन कनाडा ही वो मुल्क रहेगा जो आइंदा आने वाले 15-20 सालों में जहाँ पर लोग जा सकेंगे, अच्छे लोग जा सकेंगे, पढ़े लिखे लोग जा सकेंगे, मेहनती लोग, स्किलफुल लोग। आने वाले वक्त में भी अगर कोई मुल्क होगा तो वो कनाडा ही होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।